हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, एग्जाम के बहुत कम दिन रह गए हैं। मैं समझ सकता हूँ एंजाइटी, और उसके साथ ही साथ आज आईबीपीएस एएफओ ने जो प्रीलिम्स है उसकी कट ऑफ और सेक्शनल कट ऑफ जारी की है, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अगर किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज समझने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल से निकलते हैं, एग्जाम हॉल से निकलने के बाद ना क्या होता है, आपके बगल वाला आपसे बोलता है अरे पेपर तो बहुत इजी आया था। तो आपको लगता है अरे मेरा तो पेपर नहीं हुआ था। बगल वाला अगर आपको बोल दे कि यार पेपर तो बहुत टफ था, आपको लगता है यार नहीं ये तो सही नहीं बोला। तो क्या होता है ना, उस उसमें हम सोचते हैं कि नहीं, कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाएगी या बहुत कम, मतलब अपने हिसाब से हम सोचते रहते हैं। और हम ये ढूंढते हैं कि कौन हमारे अकॉर्डिंग बोल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कि कितनी सारी बातें हो रही थी कि कट ऑफ बहुत जाएगी, 40 से ऊपर जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि 40 से ऊपर, और कट ऑफ कहाँ पे है। ओके, तो कट ऑफ के बारे में कभी भी मुझे लगता है कि कोई डिस्कशन फायदेमंद नहीं होता है। और यहाँ पे भी ना, दिक्कत क्या है आज के टाइम पे, मैं आप लोग को बताऊं। अगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आप देखो कि ऐसा क्यों होता है कि 4 नंबर लाना, 7 नंबर लाना और 10 नंबर लाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम लोग मार्जिनल अप्रोच लेके चलते हैं। मार्जिनल अप्रोच का क्या मतलब है कि कम से कम इतना करके जाते हैं कि बस ये कट ऑफ क्लियर हो जाए, और कट ऑफ हमारे माइंड में होती है पिछले साल की। अभी जो अगले साल बच्चे इसको देंगे तो वो ये देख के चलेंगे कि इतनी कट ऑफ थी, हमको इससे ज्यादा करके लाना है। आप ऐसे बिल्कुल रिस्की वाले गेम में क्यों रहते हैं? हमें एग्जाम के लिए पूरी तन्मयता से आप पढ़ें, पूरी तन्मयता से तैयारी करें, सो दैट कि आपको, आप इससे अच्छा इसमें स्कोर कर सकें। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और ये वाली लर्निंग आपके मेंस के लिए होनी चाहिए। तो मेंस का एग्जामिनेशन भी आप ये मान के चलिए, देखिए 60 क्वेश्चंस आते हैं। मेरे को आज बहुत सारे रिव्यूज आ रहे थे कि सर जो एग्जाम भी में मॉक टेस्ट है वो तो काफी अच्छे लेवल के हैं, उसमें क्वेश्चंस काफी टफ भी है, कुछ इजी सा बनाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसको आप ऐसे रखिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत हार्ड हो, ताकि आपका जो मेन एग्जामिनेशन हो ना वो आपको इजी लगे, है ना। और ये आप मान के चलिए कि 60 में से 60 क्वेश्चन किसी से नहीं हो पाते हैं, तो इतना ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम भी आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इट्स वेरी फाइन टू अचीव या फिर टू हैविंग द लेस मार्क्स इन मॉक टेस्ट, बट उससे क्या होगा कि आपके जहां पे आपके गलत हो रहे हैं, आप उस पार्ट को एक बार जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आपके अगर वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आपका फिर वहां पे गलत ना हो। ओके, पहले से ही आप जितना आपने पढ़ा है बस आप उसी के टेस्ट देते जाएंगे तो उसमें तो ऑब्वियसली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। जो एग्जाम बी के मॉक टेस्ट है हमारे, वो हर सब्जेक्ट से होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रोनॉमी से सारे क्वेश्चन पूछें, तो हो सकता है कि उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हो। बट वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, उसमें सारे ही सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अलाइड, सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ओके, सो कट ऑफ के बारे में मेरा यही कहना है। अगेन, ये मेंस के एग्जाम की बात भी होगा, तो कट ऑफ के बारे में कभी भी मत सोचिए। कट ऑफ का सोचने, समझने, बनाने का काम आईबीपीएस का है, उसे करने दीजिए। ओके, सो आप मॉक टेस्ट जरूर दें, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, उसको री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप अपना रिजल्ट देखें, उसके बाद उसको आप फिर से री अटेम्प्ट करें, फिर देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो आपको, आई थिंक, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आज की हमारी शॉर्ट वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे शेयर ऑफ जीवीए एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का टोटल इकोनॉमी में। हम ये देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से कितना बड़ा रोल प्ले होता है। यहाँ पे एक चीज है, कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हम जीवीए क्यों यूज करते हैं और वर्ड जीडीपी क्यों यूज करते हैं। तो जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। ये बेसिकली हम एक किसी सेक्टर की बात करते हैं तब हम इसको वर्ड यूज करते हैं, और जीडीपी कंप्लीट कंट्री का जो जीडीपी है उसके लिए हम वर्ड जीडीपी यूज करते हैं। इंडिविजुअल सेक्टर के लिए हम वर्ड जीवीए यूज करते हैं। ओके, मेथड ऑफ कैलकुलेशन में काफी डिफरेंस है। देन आप एक चीज देखेंगे, एक और दो चीजें आप देखते हैं, क्या होता है करंट प्राइसेस, एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस। तो करंट प्राइसेस का मतलब है कि जो करंट में प्राइस चल रहे हैं उसी से कंपैरिजन किया जाता है। एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस, कि कोई लिमिट फिक्स की है, मान लीजिए 2011 की है, तो उसके प्राइसेस के हिसाब से होगा, उसमें इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता, इसमें इन्फ्लेशन काउंट होता है। तो इसलिए प्राइसेस में डिफरेंसेस आता है, कांस्टेंट रेट करंट रेट प्राइसेस में चेंज आता है। ओके, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस साल के आपके आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए? देखिए, जो 2019 एंड 20 का कंट्रीब्यूशन है, दिस इज 18.4। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड उसके बाद जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट हम कह सकते हैं, जो एनएसओ का एस्टिमेट्स आते हैं, है ना, क्वार्टरली एस्टिमेट्स आते हैं, तो ये पहले क्वार्टर के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग है। 20.2 उन्होंने प्रिडिक्ट की थी ग्रोथ इस साल 2020 एंड 21 के लिए। और जो सेक्टर वाइज है वो अभी इस बार जो जनवरी 2022 में आएगा तो उसमें सेक्टर वाइज भी दे दिया जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 2019 एंड 20 का पूछा जाएगा तो 18.4, 20 एंड 21 का पूछा जाएगा तो 20.2। इसमें भी इंडिविजुअल सेक्टर का भी आप थोड़ा सा देख के जाइए। क्रॉप्स के लिए इट इज 10.7,
लाइव स्टॉक के लिए इट इज 5.2। आप ये देख सकते हो कि क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें हमारा मैक्सिमम सारी चीजें हम लोग मतलब पूरा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सब कुछ इसमें उसमें उसका परसेंटेज सिर्फ 10.7 है, जबकि लाइव स्टॉक जो अभी बहुत ज्यादा एक टाइप से नेग्लेक्टेड, ये बहुत ज्यादा उस पे वर्क नहीं किया गया है, तो वो 5.2 है। एंड फॉरेस्ट एंड लॉगिंग का 1.3 है, फिशरीज का 1.2 है। अभी अगर आप Q2 या Q3 के एस्टिमेट्स देखेंगे तो ये थोड़े से कम हो सकते हैं, बट अगेन Q2 Q3 के एस्टिमेट्स से कोई फायदा नहीं है। ये वाला टेबल आप देख सकते हैं क्योंकि यही टेबल हर जगह दिया रहता है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेट्स की साइट मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, इसके लिए सोर्स है, आप वहां पे देखेंगे, ये आपको मिल जाएगा इजीली। ओके, देन होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट फिशिंग एट करंट प्राइसेस। तो आप ये देख सकते हैं ये भी इंक्रीज होता जा रहा है और इसमें भी इंक्रीज काफी अच्छा है। मतलब जो कैपिटल फॉर्मेशन है अगर हम बाकी सेक्टर में भी कंपेयर करेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की काफी अच्छा है। सिमिलरली अगर हम ग्रोथ की बात करें, जो ग्रोथ है वो कितनी है हमारी 4.5%। जैसे मैंने आपको बताया ना एनएसओ के क्वार्टरली एस्टिमेट्स आते हैं, तो अगर आप ये देखेंगे Q2 जुलाई सितंबर 2021 जो पिछला रहा है Q3 से पहले Q2, अभी जो चल रहा है वो Q4 है, जनवरी टू मार्च 2022। तो हम देखेंगे Q2 में इसकी ग्रोथ कितनी है 4.5, उससे पहले ही 4.5 थी। लास्ट ईयर में भी थर्ड क्वार्टर में ये ग्रोथ काफी अच्छी थी। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा है कि जो पॉजिटिव और ग्रोथ शो कर रहा है, और वो भी कैसी ग्रोथ है, स्टीडी ग्रोथ है, मतलब बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। ओके, तो ग्रोथ रेट अगर हम देखें बाकी की भी कांस्टेंट प्राइसेस पे, बाकी सेक्टर से अगर इसको कंपेयर करें, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज की, तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का ये रेड वाली लाइन एग्रीकल्चर को डिपिक्ट कर रही है। देखिए अभी कांस्टेंट है बिल्कुल 4.5। जबकि आप देखेंगे ये कोविड का टाइम था, Q1 2020 एंड 21, सारे ही सेक्टर कैसे थे, नेगेटिव। केवल एक एग्रीकल्चर ऐसा था जो पॉजिटिव था और वो ग्रोथ शो कर रहा था। तो बाकी सेक्टर जब नीचे थे तो केवल ये एग्रीकल्चर वाला सेक्टर एक ऊपर था और इसने स्टीडी ग्रोथ शो की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये थोड़ा आइडिया आपको होना जरूरी है। ब्रिक्स कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज में भी आप देख सकते हो इंडिया है, जो इंडिया का एग्रीकल्चर का फिर भी मोर और लेस एक स्टीडी ग्रोथ है, फ्लैट पैटर्न है, जबकि आप बाकी देखोगे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, स्पेसिफिकली ब्राजील और साउथ अफ्रीका में। इंडिया का आप देखोगे ये येलो लाइन डिपिक्ट कर रही है, इट इज दिस। ओके, सो ये स्टीडी ग्रोथ है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। देन एक पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी आता है, क्योंकि ये भी मेंशन किया हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स के जो दिसंबर मंथ का इशू है उसमें, तो मेरे को लगा कि आपको पता होना चाहिए। तो एफएओ के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी है फूड फूड ग्रेन्स की, और स्पेसिफिकली उसमें भी सीरियल्स की, ये सीरियल्स के लिए है, ग्लोबल कंपैरिजन किया है, इंडिया की 178 है। जबकि अगर आप देखोगे जो पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी फूड ग्रेन्स की है, जो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2020 में दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर आप एग्रीकल्चर सीरियल्स का ही देखोगे 2018 में, तो इट इज 161, जबकि एफएओ के हिसाब से ये थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये वेरिएशंस आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ भी चीज आप पढ़े उसका रेफरेंस जरूर देख ले, रेफरेंस क्या है। और बहुत ज्यादा इसमें इन चीजों में जानने की जरूरत नहीं, बस आपको एक रेंज पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो वहां पे भी ऐसा तो है नहीं कि 161 162 ऐसे ऑप्शंस होंगे, रेंज आपको पता होनी चाहिए। फूड गेन अवेबिलिटी की बात करें तो इट इज 180, और अगर पल्सेस की बात करें तो इट इज अराउंड 17, सीरियल्स 163 है, अदर सीरियल 28, वीट आप देखेंगे 64 एंड ये 70। सो ये टाइप से आप देख के जाइए, ये सिर्फ एक आपको इसकी जो रेंज है वो पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट नहीं भी याद होता है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्टेट वाइड एवरेज डेली वेज रेट की बात अगर हम करें तो ऑल इंडिया जो एवरेज है मेल का फील्ड फील्ड लेबर के लिए, इट इज 348। अगर हाईएस्ट कहेंगे तो हाईएस्ट है केरला की, देन उसके बाद हरियाणा की, देन उसके बाद पंजाब की। और जो हमारा वेज है, एवरेज वेज है फॉर मेल, इट इज 348। देन अगर फीमेल की बात करें तो इट इज 278, जो ऑल इंडिया के एवरेज है। अगेन हाईएस्ट इट इज इन केरला, देन हरियाणा, देन पंजाब। ओके, और लोवेस्ट कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ये आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ यूटी है। देन ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जो अभी लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट आई थी, तो इसमें इंडिया को काफी नीचे जगह मिली है इस बार। लास्ट टाइम 94th पोजीशन पे थे, इस बार 101 पोजीशन में है आउट ऑफ 116। तो आप भी देख सकते हो हम काफी बॉटम पे हैं। तो 116 में से 101वीं पोजीशन है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। और जो हमारा स्कोर है इट इज पहले 38.8 था, उससे थोड़ा सा ठीक होके 27.5 हुआ है। 0 से 100 के बीच में ये रैंकिंग की जाती है। 0 मतलब नो हंगर, 100 मतलब बहुत ज्यादा हंगर है। तो हमारा भी 27.5 है। पहले ये जो 27.5 वाली कंडीशन है, ये सीरियस कंडीशन आती है, इसको सीरियस कंडीशन कहते हैं, येलो से इसको डिपेक्ट किया जाता है अगर आप जीएचआई की साइट पे देखेंगे। इससे पहले जो 38.8 था, इट इज अलार्मिंग सिचुएशन।
ये तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अलार्मिंग सिचुएशन थी, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट एक टाइप से आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने कुछ डेटा को देखा, बट क्या होता है कि इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन ना हो, आप कहीं से भी पढ़ें, जस्ट आप सोर्स देख लें, है ना, वेरी करेगा वो। आप अगर Q2 एस्टिमेट देखेंगे, Q3 एस्टिमेट देखेंगे, Q4 एस्टिमेट देखेंगे, तो वो वेरी करेगा आपको। जैसे मैंने बताया, लास्ट ईयर का हमेशा ध्यान रखिए, आपको ध्यान रहेगा। जैसे आप अभी याद करेंगे 18.4 एंड इसके साथ साथ 20.2, ये हमारा जीवीए में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें। एग्जाम्बी की साइट पे आपको फ्री मिल जाएंगे मॉक टेस्ट, आप उनको जरूर करें। प्रीवियस ईयर पेपर भी आप दे सकते हैं, मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें। अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, और साथ ही साथ अभी आपको अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पढ़िए। मैंने आपको पहले ही बताया है, पढ़ते टाइम जितना डिफिकल्ट होगा, जितने कम मार्क्स आएंगे उतना अच्छा है, आपको एग्जाम में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका रहेगा। कोई भी क्वेरी है आप इसको हमें मेल या फिर फोन पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, किसी भी चीज के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।